बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक आज इजलास हुआ, जिसमें निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दाम पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि विफाक में ना इज़्ज़त दी जाती है ना सियासत की जाती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, इसमें सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा? देखिए, ये जो बिलावल साहब ने भी बात की है और बाकी लोग भी सारे बात कर रहे हैं, ये सारी इस अरेंजमेंट का हिस्सा है और उनको नहीं समझ में आ रहा कि सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा। अब देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान में क्या इशू सबसे ज़्यादा चल रहा है। एक तो ये चल रहा है कि जो हमारी क़यादत बाहर मुल्क से मौजूद है, सारी की सारी इस वक्त मुझे नहीं पता क्यों मौजूद है, जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाहर है। बाहर वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जाहिर है कि वो एक इस तरह से तो मुनासिब नहीं है। मैं तो हमेशा इस तर्ज अमल की मुखालफत करता रहा हूँ, लेकिन इशू ये है कि कहीं पर भी आप चले जाएं दुनिया में, तो वहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तानी हैं वो तो परेशान है बहुत ज़्यादा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब या तो ये उनको प्रोवोक करते हैं या वो खुद प्रोवोक हो जाते हैं या क्या है, बहरहाल ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और उसका कोई मुझे एक किसी रहनुमा ने बताया, मुझे उनसे बात हो रही थी, वो खुद भी ऐसी क्राउड में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी, मैं मरीम नवाज साहबा की, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, एक और शख्सियत ने कुछ अर्सा पहले, अभी नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब को जिक्र भी नहीं कर रहा, कुछ अर्सा पहले वो जरा अपने होता है ना कि क़यादत के करीब आने के लिए वो क्राउड में एक शख्सियत चली गई और उन्होंने जाके वीडियो बना के जी देखिए मेरे ऊपर भी ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो थोड़ा सा इनको मतलब है कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनको भी देखना चाहिए, लेकिन जो एहतजाज की जद में आए हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन पे क्यों भाई एहतजाज हो रहा है और इसको कैसे निपटाना है। अब खाली इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना कि जी वो आके कहेंगे जी बदतमीजी की सियासत हमने सिखाई और फिर वो आगे निकल जाएं, ये बदतमीजी की सियासत इन्होंने सिखाई और ये देखें क्या करते हैं और हम मतलब ये इस तरह से, ये रियासत है, मुल्क है, इस तरह से नहीं चलते और ये ना ये तूल पकड़ सकता है सारा सिस्टम। इसमें जाहिर है कि सियासत को एक नफीस अंदाज में लेके आगे चलना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि वो नफीस अंदाज फिर हर तरफ से आना चाहिए, हर तरफ से उसमें कोई ना कोई बात हो, तो उधर से भी जवाब इस तरह से आ रहा है, उधर से भी सख्ती आ रही है, तो ये तो बात, हम सब पाकिस्तानी हैं और ना कोई बाहर अच्छा मैसेज आ रहा है उसके नतीजे में और ना ही कोई ये मुनासिब तरीका है। लेकिन ये बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक सोच है, वो एहतजाज करें या ना करें, वो परेशान है अपने मुल्क के हालात पे। अच्छा, अब और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, फिर वही बात, गालम गलूज भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत, लेकिन ओवरसीज परेशान है और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी परेशान हैं कि ये कैसे, और ये मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम ये कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स हो चुका है। यानी मैं जो बार बार बात कह रहा हूं ना कि सिस्टम जा रहा है, सिस्टम जा नहीं रहा, ये सिस्टम जा चुका है, ये खड़ा है। अब इसको ये है कि इसको दफनाएं कैसे, इसमें जो इसके जो यानी इसमें मौजूद शख्सियात हैं, इस सिस्टम का जो हिस्सा हैं, इस सिस्टम में मौजूद शख्सियात जो है वो परेशान है कि इसको हम कहां पर जाके ये सफीना गर्क होगा, ये जो ये अरेंजमेंट है पूरा। क्योंकि देखें ना, माशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ गया किसी भी तौर पे, ना जो है वो मुल्क, मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती दोबारा बात जब तक आप एलीट कैप्चर इस मुल्क में खत्म नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी कारून का खजाना लाके यहाँ पे रख दें, वो कारून का खजाना भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की नजर होकर किसी और मुल्क के बैंकों में पड़ा होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जब तक आप IMF के सामने उनकी शेयर, पेट्रोलियम कम, पेट्रोलियम ज्यादा, बिजली कम, बिजली ज्यादा, मिनी बजट, फलाना डिमांड, ये एक शैतानी चक्कर से जब तक नहीं निकलेंगे, अच्छा आप फंस गए। अब इस स्टेटस को में ये जो सिस्टम था सारा, इसमें अरेंजमेंट फंस गया ना, खुद फंस गया और गिर रहा है। तो गिरते हुए वो कहते हैं तिनके का सहारा, इधर से कोई कानून बना लें, इधर से कोई शिक निकाल लें, इधर से कोई ये कर लें, इधर उसको पकड़ लें, उसको धकड़ लें, उसको यूं कर दें, उसको, ये इस तरह से चल रहा है, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से पाकिस्तान ने निकल के आना है ना आगे, असल पाकिस्तान ने तो निकल के सामने आना है। सियासत को एक तरफ रख दें, ये करप्ट अनासर, मैं तो हमेशा कहता हूँ करप्शन चाहे तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है और इधर से छुप गए आके, या पीपल्स पार्टी के लोगों ने की है, या नून के लोगों, अक्रॉस द बोर्ड उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, और जो आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स में फिर वो जिस किसी की अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो और मुल्क आगे निकले इस शैतानी चक्कर से। और ये फंस गया और ये कोलैप्स है, सिस्टम कोलैप्स है और तिनको का सहारा भी नहीं मिल रहा।
कि कैसे इसको बचाएं। तो वो फिर एक होता ना फाइनल गुस्सा, ये उधर से भी इधर से भी गालत गलूच ये सारा चल रहा है। असल जो मामलात है वो मईशत है, असल मामलात है कि इस्लाहत कैसे होनी है एफबीआर में, असल मामला ये है कि जुडिशल रिफॉर्म्स कैसे होने हैं, असल मामला ये है कि ये जो खारजा पॉलिसी के खतोखाल आगे क्या होंगे, असल मामला फिर वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी रिलेटेड है माशी दहशतगर्दी के साथ, और माशी दहशतगर्दी नतीजे में सोशल अनरेस्ट, ये सारा एक ही मामला है। उसमें फिर मुख्तलिफ अदारे आ जाते हैं कि पुलिस में क्या नहीं हो रहा, अदालतों में क्या नहीं हो रहा, कहाँ से लोगों को बेचैनी है, एफबीआर पकड़ रही है, कहीं किसी ताजिर को तंग किया जा रहा है, कहीं किसी पब्लिक को, आम आदमी को पकड़ा जा रहा है। जो पकड़ने वाले हैं वो भी जाहिर है कि उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो भी परेशान हाल है, वो भी अगर ये नहीं करते तो उनका घर भी नहीं चलता। तो एक शैतानी चक्कर है, उससे ये अभी खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट ये अरेंजमेंट का, ये फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। ये चुलाने वालों को भी अंदाजा है इस बात का, वो लेकिन वो अब जाहिर है उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको कैसे, कहाँ इसको फेंके, जाके क्या करेंगे, क्योंकि एक बस बन गया एक्सपेरिमेंट, वो नहीं हो सका, वो नहीं चल पा रहा। और अमेरिका के अंदर बड़ी तब्दीलियां, और मैं आपको बताऊं ये जो बात हो रही है ना, ट्रम्प कॉल करेगा, ट्रम्प कॉल नहीं करेगा, ये अजीब ट्रकबत्ती, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ट्रम्प की कॉल की जी खान कुछ, ये तो एक ऐसे, ये एक बहुत जो है ना एक सानवी मामला है, बहुत इससे और बड़े मामला आते हैं जिसका बतौर रियासत पाकिस्तान को आने वाले दिनों में सामना करना है। और उसके सामना करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग लेकर आने हैं सामने, और ये बेस्ट, ये तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एलीट है ना आपकी, जो कि मुल्क से, जिनका कोई स्टेक ही नहीं है मुल्क में। अच्छा, अब इसमें 3-4 बातें आप देखें, और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो दुनिया और खित्ते के हालात और वाकयात तय करेंगे। हमारे अंदर बैठे हुए लोग तो कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, ठीक है ना, वो तो कुछ भी करने से रहे। जो भी कुछ होगा वो बाहर से इतना प्रेशर होगा, दुनिया का प्रेशर इतना होगा आप पे कि आप कुछ करें, अपने मुल्क को ठीक करें, अपने हालात को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें, कि उसके नतीजे में फिर आप मजबूर होंगे कि आप जो है वो अपने आप को ठीक करें। वो नहीं ठीक करेंगे तो फिर लोग ठीक कर देंगे, मुरम्मत कर देंगे आके आपके लीड की, और वो ठीक हो जाएगी। उसकी कितनी देर लगेगी उसको ठीक होने में? तो ये जो तिनकों का सहारा है ना, अभी भी खत्म हो रहा है। अच्छा, इसमें से अब निकलना है पाकिस्तान ने बुरानों में से निकलना है ना, निकलना है, और उसके लिए जरूरी था कि ये बोसीदा इमारत गिरे, जलील लोग सब, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, एलीट, यानी एफबीआर कैसे सलाहत करेगी मुझे बताएं ना। औरंगजेब साहब क्या बात कर रहे हैं कि जी वो जो है वो एफबीआर अहदाफ पूरी नहीं कर सकी। अब 1-2-4 बंदे पकड़े यहाँ से, उनसे पूरे मुल्क का अहदाफ आप देखिए ना, कितने ट्रिलियन बिलियन डॉलर, क्योंकि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स किए इन्होंने, क्रिप्टो करेंसी में, तो वो जाहिर है कि कहीं से कहीं पहुंच गई 5-6 सालों 10 सालों के अंदर। तो एनीवे, अब आप आ जाए वापस के पाकिस्तान का ये सिस्टम तो गया, कोलैप्स हो गया। अब आगे देखते हैं कि हालात क्या होते हैं। एक ये भी है कि जी अवाम व तफहीम के साथ डिजॉल्व हो जाए कैबिनेट, एक ही है ये हुकूमत असेंबली, एक ही है कि अदालतों के थ्रू फारिग हो जाएं, या ये कि कोई और तरीका होगा। ये बहरहाल कोलैप्स है, ये नहीं चल पा रहा आगे। अच्छा, और उसमें मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि नवाज शरीफ सबको सामने आके इसको ऑन करना चाहिए। अब देखें ना कि दूसरों ने बदतमीजी सिखाई नहीं सिखाई, भाई वो मियां साहब सारी बदतमीजी सिखा दी। मसला ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है, आप आके कोई यहाँ पे कुछ करते तो मतलब है कि वो बहरहाल एक अजीब सा मामला फंस गया है, और मियां साहब भी जाहिर है अब इतने मामलात को नहीं संभाल सकते, जो भी मईशत है या जो भी दूसरे इशूज हैं। उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या अरेंजमेंट था जिसके तहत उन्होंने ये एक मुआहदा सा तय किया जिसमें उनके पास ओहदे थे, और पीपल्स पार्टी, आप देखें पीपल्स पार्टी की क़यादत बाहर जाती है तो उस तरह नहीं होता, उनके साथ क्यों नहीं होता? एक बात है ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ वैसा नहीं हो रहा। ये भी एक लम्हा फिक्री है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर भी तो बहुत से इल्जाम आते हैं बड़े संगीन, उनके क्या, उन पे गुस्सा नहीं उतर रहा जितना इन पे उतर रहा है। ये भी तो सोचने की बात है ना। तो बहरहाल, और गलत है, मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप कैसे रूल ऑफ द लॉ, खुदा ना खास्ता कोई सानिया हो जाए, किसी का सर फट जाएगी और हो जाए तो मुकदमात, और लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो गुस्सा मौजूद है, उस गुस्से को जाहिर करें, और वो गुस्सा पीपल्स पार्टी की क़यादत के अगेंस्ट क्यों नहीं है? ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना। तो वो उनके जो वज़रा हैं वो तो बाहर जाते हैं, शहरी रहमान कहीं जा रही हो तो ऐसा तो नहीं होगा, हिना रब्बानी कर जा रही हो ऐसा, खुर्शीद शाह कहीं जा रही हो ऐसा तो नहीं होगा। और मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को दुख है, उतना ही दुख है जितना पाकिस्तान में तो पकड़ के अंदर कर देते हैं, उठा लेते हैं, तो वो बाहर चुके नहीं हो पा रहा, तो वो गुस्सा है और गलत है। इसका तरीका कोई ना कोई दरमियान का निकलेगा, या इस सिस्टम सारा फारिग हो रहा है वैसे भी। अच्छा, अब आ जाएंगे ये क्यों, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि सिस्टम फारिग हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है
वो व्हाइट हाउस तशरीफ ले गए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी अब चूंकि हम ट्रम्प इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो चले हम भी उसको डिस्कस करते हैं। हम तो बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, लेकिन चले पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है तो बड़ा अच्छा है। अब जनाब ट्रम्प साहब जो है वो गए व्हाइट हाउस तशरीफ ले गए, उनको बाइडेन ने बुलाया मुलाकात के लिए, और ये 2 घंटे मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा, बड़ा स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता हमें नजर आ रहा है। और पहले जो खदशात थे कि जी नहीं हंगामा होगा, ऐसे होगा, नहीं, तो 2 घंटे तक उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। और वेलकम बैक कह के उनको वापस इनवाइट किया प्रेसिडेंट बाइडेन ने। और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो है वो डॉक्टर जिल बाइडेन फर्स्ट लेडी मौजूद थी, लेकिन ट्रम्प जो है उनके साथ मेलानिया ट्रम्प नहीं गई थी, उनकी अहलिया। तो फिर डॉक्टर जिल बाइडेन ने एक उनको मुबारकबाद का खत भी दिया कि जी आप अपनी अहलिया को, ये जो नेक्स्ट फर्स्ट लेडी हैं, उनको ये खत दें, और उनको मुबारकबाद पेश की। अच्छा, इस मुलाकात के दौरान ही 2 बड़े बहुत इंपॉर्टेंट ऐलानात हुए। यानी ट्रम्प कैबिनेट जो है वो तकरीबन अब मुकम्मल हो रही है। एक तो उन्होंने जो है वो ये ऐलान किया कि जी वहां पर जो है वो एक तो उन्होंने, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है अमेरिका में पिछले 24 घंटों में, वो ये है कि जो हाउस है, हाउस को भी, यानी ईवान नुमाइंदगान, उसको भी जो है वो रिपब्लिकन्स ले गए। यानी वहां पर जो 345 का हाउस था उसमें से 218 जो है वो सीट्स ले गए हैं रिपब्लिकन्स। अच्छा, अब यानी और उसके जो स्पीकर हैं, ये ज़हन में रखें कि उसके जो स्पीकर हैं वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे डेमोक्रेट्स की नैन्सी पेलोसी थी। अब याद करें पिछले 2-3 सालों में नैन्सी पेलोसी जब ताइवान गई, नैन्सी पेलोसी जब एक्टिव हुई, तो एज ए स्पीकर उनकी कितनी बड़ी पावर थी, कितनी स्ट्रांग थी वो। तो नैन्सी पेलोसी खातून स्पीकर के तौर पे उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो डेमोक्रेट थी। अब आ गए जनाब रिपब्लिकन्स, और रिपब्लिकन्स आ गए, और रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने आने के बाद, एक तो पहले तो केविन मैकार्थी स्पीकर बने, और केविन मैकार्थी को फिर जो है, हालांकि वो थे तो रिपब्लिकन ही, लेकिन जरा ट्रम्प की जो लाइन एंड लेंथ है उस पर वो नहीं खेल रहे थे, ठीक है ना, केविन मैकार्थी। तो उनको मैट गेज जो हैं, जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ही थे, उन्होंने जनाब उनके खिलाफ आलम में बगावत बुलंद किया, और 8 दूसरे रिपब्लिकन्स के साथ मिलके उन्होंने ये जो केविन मैकार्थी हैं उनका धड़न तख्ता कर दिया, और उनकी जगह जो है वो माइक जॉनसन को वो एज ए स्पीकर लेकर आ गए। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये इसको मैं बताऊं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि जो माइक जॉनसन आ गए तो वो अब स्पीकर हैं, लेकिन माइक जॉनसन रिपब्लिकन ही है, और इनसे पहले केविन मैकार्थी भी रिपब्लिकन थे, लेकिन उनका धड़न तख्ता एक, आप समझ लें कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा बना 8 लोगों का, जिसको लीड कर रहे थे वहां पे मैट गाइस, और मैट गाइस ने इनको पटक के और माइक जॉनसन को उनकी जगह स्पीकर बना दिया हाउस का। अब जनाब वो जो मैट गाइस थे जिन्होंने धड़न तख्ता किया था केविन मैकार्थी का, उनको डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया, यानी अगली बड़ी पोस्ट उनको दे दी है, जिन्होंने रिपब्लिकन सेनेटर जो हाउस के स्पीकर थे केविन मैकार्थी का धड़न तख्ता किया था, लेकिन ट्रंप के लॉयलिस्ट थे, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल उनको बना दिया। तो एक नई पोस्ट अनाउंस हो गई। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है वो है तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड जो है या तुलसी गेबार्ड, ये जैसे भी उनका नाम, ये जो है तुलसी गेबार्ड, ये इनको अनाउंस कर दिया है उन्होंने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंटेलिजेंस। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस ओहदे के नीचे 18
स्पाई एजेंसीज आती हैं अमेरिका में। यानी ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, इसके नीचे 18 ये जो ओहदा है, ये ओहदा इस तरह से आप समझें कि ये 9/11 के बाद ही तश्कील पाया था, ताकि मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ नेक्टा वगैरह नहीं काम करते ना, उसको फॉलो नहीं किया जाता। हालांकि नेक्टा भी एक ऐसा अदारा कायम हुआ था कि जिसके अंडर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, लेकिन वो गैर फाल पड़ा हुआ है। अब ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिस था, ये इसलिए तश्कील पाया कि जी FBI, CIA, बाकी सारे अदारे, होमलैंड सिक्योरिटी, ये सब एक जगह पे रिपोर्ट करें। तो वो जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी का अदारा है, वो ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की पोस्ट है। यानी ये CIA चीफ से भी बड़ी पोस्ट है, यानी FBI डायरेक्टर से भी बड़ी पोस्ट है। ये वो पोस्ट है जो रोज सुबह प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देती है कि जी हमें FBI से ये मालूमात आई, CIA से ये आई, दुनिया में। उस पोस्ट के ऊपर जो है वो तुलसी आ गई। तुलसी जो है, तुलसी गैबर्ट, उनका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका बैकग्राउंड ये है कि ये कैथोलिक घराने से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने बाद में हिंदू मजहब इख्तियार किया था बाय चॉइस। यानी हिंदू घराने में पैदा नहीं हुई, ये कैथोलिक घराने में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने हिंदू मजहब इख्तियार किया बाय चॉइस। इन्होंने भी, इनके शौहर ने भी। और फिर ये जब 2011-12 में इन्होंने जब हलफ उठाया, तो इन्होंने भगवत गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया। और ये योगा वगैरह और दिवाली और ये सारा जो है इसको सेलिब्रेट करती हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो है ये मैं 25th स्लाइड यहाँ पे तुलसी के बारे में बता देता हूँ। ये पहली हिंदू थी कांग्रेस की जिन्होंने भगवत गीता 25th स्लाइड हंटिंगटन पोस्ट की। अच्छा, तो इन्होंने गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया था। ये अब अनाउंस हुई है वहां पे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, लेकिन इनके ऊपर सवालात उठे हुए हैं। ये शुरू से रिपब्लिकन नहीं है, ये 2020 में रिपब्लिकन पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, उससे पहले ये डेमोक्रेट थी। और 2017 में इन्होंने सीरिया का दौरा किया था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये शाम गई थी सीरिया, और दो दफा इन्होंने वहां पे सीरिया में बशारुल असद से मुलाकात की थी। सीरियन जो प्रेसिडेंट हैं बशारुल असद। अच्छा, अब इन्होंने मुलाकात की थी और ये फैक्ट फाइंडिंग ये गई थी। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो, अच्छा वो जाते हैं, वो दौरे करते हैं, वो मिलते हैं, तो ये सवाल वहां पे उठा हुआ है, दोबारा रीसर्फेस हो गया है कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये तो 2 दफा सीरिया गई थी। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है ये थोड़ा सा इनके ऊपर ये भी इल्जाम लग रहा है, लगता रहा इससे पहले, कि ये जो है ये प्यूटिन के बारे में भी ये रशिया में गई हैं। बल्कि मैं आपको ये 2022 का CNN अगर हम दिखा सकें 13 स्लाइड, व्हाट इज तुलसी गैबर्ट एक्चुअली डूइंग इन ऑन रशिया, वो रशिया में क्या कर रही हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो, तो ये जो है ये मतलब नेटो के बारे में भी एक इनके ख्यालात, ये यूक्रेन पॉलिसी बाइडेन की जो है उसको ये बाय नहीं करती। ये कहती हैं कि भाई ये नेटो और यूक्रेन, इनको जंग नहीं करनी चाहिए थी, ये जिम्मेदार हैं। और ये प्यूटिन यकीनन इस रशिया जो है इस नामजदगी पे खुश होगा, रशिया जो है खुश होगा इस नामजदगी पे, कि रशियन मीडिया खुश होगा इसलिए कि इन्होंने बहुत से मामलात पे। और ये तो अब आज देखें ना, इनके ऊपर NBC क्या कह रहा है, Trump's pick for top intel job has been accused of treacherous spreading of Russian propaganda। वो रशियन प्रोपेगेंडा को अटलांटिक वो कह रहे हैं कि रिस्क है। अच्छा, 2019 में 9 स्लाइड, हिलरी क्लिंटन जो है वो इनको रशिया पे इल्जाम लगा चुकी हैं कि ये रशिया इनको ग्रूम कर रहा है थर्ड पार्टी रन के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हिलरी क्लिंटन इन पे इल्जाम। अब ये इंटेलिजेंस की चीफ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, और अगर हम CNN को देखें 2019 का, तो हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं कि इनको रशिया ग्रूम कर रहा है। 12 अच्छा, इन्होंने 2019 में बात की थी, मैं न्यूज़ से दिखा रहा हूँ 8 स्लाइड। इन्होंने कहा था कि सीरिया का जो असद है वो एनिमी नहीं है हमारा, और वो अमेरिका के खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन, मतलब कोई खतरा नहीं है हमारे लिए, ठीक है, अमेरिका के लिए। तो ये जो है ये अब दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग वहां पे हुई है। अच्छा, अब ये बात अब अगर मुकम्मल तौर पे आप देखें, तो अब आप देखें कि वहां पे
अमेरिका में जो मुख्तलिफ ओहदे हमारे सामने आ गए हैं, तो वो कितने होते हैं? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इनके कुछ पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं हैं, मुफ्ती के पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात इनके नहीं हैं। इनके अच्छे नहीं है ख्यालात, और उसकी वजह ये नहीं है कि हिंदू हैं, इनको ओवरऑल ये राय नहीं। अच्छा, अब कुर्सी गैबट आ गई हैं, उसके बाद सीए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ आ गए, सेक्रेटरी डिफेंस पेटे हेगिट्स आ गए हैं, जो कि फॉक्स न्यूज़ पे रहे और पहले फौज में भी रहे। ये जो तुलसी हैं, ये भी फौज में रही हैं रिजर्व के तौर पे। ये मैं आपको इनके बारे में इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये भी फौज में रही हैं, भी इराक, अफगानिस्तान, ये काफी मतलब घूमती रही हैं काफी जगहों पे। अच्छा, होमलैंड सिक्योरिटी में इलॉन मस्क आ चुके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे विवेक रामस्वामी आ चुके हैं, सेक्रेटरी डिफेंस। अब देखिए ना, ये सारे होते फिल हो गए, सिर्फ एक वहाँ पे एफबीआई का होता रह गया है, डायरेक्टर एफबीआई का इंपॉर्टेंट। हो सकता है काश पटेल वहां पर आ जाएं, हो सकता है कोई दूसरी शख्सियत आ जाए। इशू ये है, और आप ये देखें ना कि वहां पर जो है वो मार्को रूबियो भी आ गए, जो कि उनके स्टेट है, और मार्को रूबियो के आने से वो चाइना हॉक है, तो चाइना हॉक्स भी हैं, पुतिन के दोस्त भी हैं, कुछ अरब ममालिक के करीब भी हैं, कुछ अरब ममालिक के खिलाफ भी हैं। तो दुनिया जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो दुनिया आगे चलेगी, और दुनिया अपने आप को अलाइन करेगी। उसमें आईएमएफ भी आ रहा है, उसमें ओपेक भी आ रहा है, उसमें चाइना की पॉलिसी भी आ रही है, उसमें ब्रिक्स भी आ रहा है। ये मैंने कल भी बात की थी कि इसमें देखिए ना, अब जैसे नेपाल, हर मुल्क की अहमियत आप देखें। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, पीएम ओली, वो जो है वो दौरा कर रहे हैं जनाब। उन्होंने अपना मेडन दौरा, पहला दौरा जो है वो शुरू किया है इंस्टेड ऑफ इंडिया। हमेशा एक रवायत रही है कि जो पहला दौरा है, हम अमूमन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दौरा करते हैं, सबसे पहला अपना इंडिया का। लेकिन ये है कि ये वो दौरा उन्होंने चाइना का किया है। अब इसमें ग्लोबल टाइम्स अगर 16 देखें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ट्रेडिशन टू फर्स्ट विजिट चाइना, आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, गुड रिफ्लेक्शन फ्रॉम इंडिया, एक्सपर्ट्स के नाम से ग्लोबल टाइम्स ने किया, और द हिंदू भी इसको कोट कर रहा है कि ओनली सेइंग द चाइना पार्ट वे गोइंग टू नेपाल टू चैलेंज करें जो उनके पुराने प्रचंद्रा, जो कि जाहिर है कि इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव था, वो वहां पर नेपाल के। अब ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस में अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं इस पे एक और बात कर लूं, जो बात इसराइल से हमारे सामने आ रही है, वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि इसराइल प्रिपेयर 22 में बता सकें, इसराइल प्रिपेयर्स लेबनान सीज़फायर प्लान एज गिफ्ट टू ट्रम्प। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इसराइल जो है, नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि जी हम अभी गजा की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है सिर्फ लेबनान की। ये जेरेड कुशनर और उसमें वो एक्टिव है, वही पुराना मुआहदा दोबारा, यानी वही पुराना मुआहदा कि लितानी रिवर से परे जो है वो हिजबुल्लाह चली जाए, जो यूरोपियन फौज है वो दरमियान में आ जाए और लेबनीज आर्मी के साथ इसराइल विड्रॉ कर जाए, और एक सीज़फायर मुआहदा, वही मुआहदा जो पहले था, तकरीबन वही मुआहदा, और वो नेतन्याहू लेबनान के साथ सीज़फायर कर दें, और एज अ गिफ्ट टू ट्रम्प, यानी नॉट एज अ गिफ्ट टू बाइडेन नहीं, बल्कि ट्रम्प को गिफ्ट के तौर पे वो एक सीज़फायर मुआहदे पे राजी हो गए। अभी वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, और इसी खबर को फिर इसराइल का मीडिया भी कोट कर रहा है, क्योंकि ये अच्छा, अब उसमें ये होगा हिजबुल्लाह की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, लेबनान की तरफ से ये देखना है, क्योंकि ये तो उन्होंने पहले लिंक किया था कि गजा में सीज़फायर, यहाँ पे सीज़फायर हो जाए, इजिप्ट के साथ सीज़फायर हो जाए, तो फिर उसके साथ वो सीज़फायर लिंक था। तो क्या एक तरफ सीज़फायर अगर हो जाता है, दूसरी तरफ जारी रहती है, तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये भी देखना है। लेकिन बहरहाल वो लेबनान के अंदर वो सीज़फायर के ऊपर वो कह रहे हैं ये ट्रम्प के लिए तोहफा है हमारी तरफ से, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। और उनके जो रॉन एमन ट्रम्प से पहले मिले हैं, ट्रम्प से मिले हैं बाइडेन निजामिया से मिलने से पहले, तो वो दुनिया अपने दरवाजे सारे जो है वो अब ट्रम्प की दुनिया की तरफ वो दरवाजे खोल रहे हैं। और ये मार्को रूबियो जो कि बहुत ही चाइना हॉक हैं, जो कि सेक्रेटरी स्टेट के तौर पे आए हैं, तो उनके लिए चाइना अपने आप को तैयार कर रहा है। और मैं वक्फे में जाने से पहले
इसमें जो मैं बात है कि पाकिस्तान ने तो अपने आप को रियलाइन करना है, ये हम ब्रिक्स में कहाँ पे खड़े हैं चाइना के साथ, बाकी मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये सिस्टम को एक फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल आ जाए मैं रिकमेंड करूंगा। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक बैलेंसिंग का वक्त आएगा जब इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा पाकिस्तान को, बाकी मुल्कों को, कि उन्होंने किस तरफ जाना है। वो मुल्क जो कि दरमियान में है उनके लिए मसला कम होगा, जो एक साइड पे जिनका फटा है उन, मिसाल के तौर पर फॉरेन अफेयर्स ने आज 27th स्लाइड फेडरल फ्लॉ इन इंडिया चाइना स्ट्रेटेजी, यानी प्रेशर उनका ये है कि अमेरिका में अब ये बात है कि भाई आप अगर हमारे अलाई हैं तो फिर ये चाइना के साथ आप तिजारत और टैरिफ्स अगर चाइना पे आते हैं और बाकी मामलात और ये बॉर्डर पे, तो उन्होंने इंडिया के लिए बैलेंसिंग रशिया के साथ शायद इतनी मुश्किल ना हो, रशिया के साथ बैलेंसिंग शायद मुश्किल ना हो, क्योंकि जो ट्रम्प है उनको झुकाव जो है वो यानी इस जंग को खत्म करवाने के लिए है जी। तो रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात या पाकिस्तान के ताल्लुकात या अरब ममालिक के ताल्लुकात पे शायद उनको इतराज ना हो, लेकिन चाइना हॉक्स हैं। अब इशू ये है कि वहां पर अगर आप रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग नहीं कर सकते, वो आपस में ऐसे स्ट्रेटेजिकली नथिंग है। इसी तरह से ईरान भी उनके साथ है, इसी तरह अरब ममालिक जो है ओपेक प्लस का मेंबर है। अब ये ट्रंप की दुनिया एक नई दुनिया जिसमें रीअलाइनमेंट, जिसमें IMF, ब्रिक्स प्लस, जिसमें आगे वो, जिसमें आपकी यूथ ने कहां जाना है, आपके लोगों ने तिजारत कैसे करनी है, आगे कैसे मूव करना है, ये मेड इन बाइडन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जो है बहुत से अहम मुकदमात की समाअत हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दी गई थी, उस पर काफ़ी इख्तलाफात हैं कि एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, एहतजाज जाहिर है उनका वो खुद फैसला करेगी तहरीक इंसाफ, लेकिन असल बात यह है कि कितने एहतजाज ऐसे होंगे, यानी एहतजाज होना चाहिए, उनकी क़यादत जो भी फैसला करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एहतजाजों के नतीजे में और उसके नतीजे में फिर कंटेनर बंद, मुकदमे खुलेंगे, ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। ये जिस तरह अरेंजमेंट चला रहा है, ये इस तरह मुल्क चल रहा है आगे, तो ये फंस गया, पूरा सिस्टम ही है ना, ये अरेंजमेंट नहीं चल पा रहा। अब उसमें 2-3 रास्ते निकल सकते हैं। मैंने आपसे बात की कि या तो खुद ये सियासी शख्सियात बैठे हैं, कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला लें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है सदर हैं मुस्लिम लीग नून की, उनकी हुकूमत है, वो कोई बात करें, पीपल्स पार्टी के लोग कोई बात करें, ये लेकिन वो इख्तियार में वो कैसे, या अदालतें इसमें कोई रोल प्ले करेंगी, या ये कि चकज़ई साहब, मौलाना साहब, वो कोई पोलिटिकल डायलॉग हो, उसमें ये कहें कि भाई मुल्क सारा फंस गया है और अभी आगे हमने कैसे निकलना है। पॉलिटिकल उसमें हो, मुक्तदरा हो हमारी, वो कहें इनसे कि बैठे हैं, लेकिन ये तो नहीं बैठेंगे, ये अरेंजमेंट है पूरा, वो अजीब सा एक मामला है। तो अब उसमें सड़कों पे एहतजाज करते हैं तो भी उसमें फिर वो तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लेता है, फिर वो किसी और तरफ चले जाते हैं मामला, फिर मुकदमे पर। तो ये एक शैतानी चक्कर सा है। लेकिन अब जो भी कर लें, अब इसमें जो भी करें, असल बात ये है कि दुनिया में आप कहाँ खड़े हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपकी मईशत कहाँ खड़ी है, सिक्योरिटी कहाँ खड़ी है, चैलेंजेस आपके सामने जो हैं वो क्या हैं, आपके शहादतें हो रही हैं, आपके लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपके लोग मुंह छोड़ रहे हैं, आपके खारजा पॉलिसी के ये इश्यूज हैं। और सोशल अनरेस्ट, चाहे सड़कों में निकले ना निकले, लोगों की जिंदगी हराम हुई है, कहीं स्मॉक फैली हुई है, कहीं वो कुछ है कि और मुकदमा, सोशल कत्ल हो रहे हैं, लोग, करप्शन बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक तरफ जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये ऐसे ही है, ये तो ऐसे चलेगा, ये तो ऐसे ही होगा, जो भी करप्शन आपकी लीगलाइज हो चुकी है। तो एक मुल्क, एक बिल्कुल कोलैप्स सिस्टम होता है ना, और इस कोलैप्स सिस्टम को रीजन का, दुनिया का धक्का लगा है बहुत बुरा, और धक्का ऐसे लगा है कि उन्होंने कहा है, सभी कह रहे हैं कि भाई आप अपना पहले सिस्टम ठीक करें, फिर आके हमसे बात करें। ये पहले एक मुल्क बात करता था, पहले एक सुपर पावर थी, अब मल्टी पोलर में सब बात कर रहे हैं आपसे कि आप अपने मुल्क का सिस्टम ठीक करें यार, बार बार हमें तंग ना करें आके। अब इशू ये कि इसमें मैंने आपसे वही बात की ना कि अदराक भी हो रहा है, अंदर अदराक मौजूद है सिस्टम के अंदर, कि इसको कैसे आगे लेके चलें और कितनी देर तक इसको, ये सिक्योरिटी क्राइसिस, सोशल अनरेस्ट, करप्शन, ये पैसा बाहर जा रहा है आपके मुल्क। और देखें जो शख्सियत जहाँ पे जिन ओहदों पे आके बैठ रही है, वो कोई पाकिस्तान के लिए वो मतलब जी बड़ा अच्छा होगा, कॉल करेगा, ट्रम्प नहीं करेगा। भाई टीम के मेंबर्स देखें, ट्रम्प को छोड़ दें आप टीम के मेंबर्स देखें, उनके सेक्रेटरी स्टेट को देखें, उनकी
डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस को देखें, उनके एफबीआई के डायरेक्टर कौन आ रहे हैं, उनके व्यूज देखें, उनके पेंटागन को कौन हेड कर, उनके व्यूज देखें। आप जो है वो ऐसा है कि एक लॉबिंग फर्म हायर करेंगे पैसे देके, और लॉबिंग फर्म के थ्रू जो है वो वहां पे वॉशिंगटन के अंदर एक लॉबिस्ट होगा और उसके थ्रू हम ये कांग्रेस में करारदाद, ये भाई की दुनिया में रहते हैं। ना ये रिपब्लिकन हैं, ना ये जो है ये अमेरिका फर्स्ट वाले लोग हैं, ये अपने मुल्क को लेके आगे चलेंगे। ना ये रिपब्लिकन है, ना डेमोक्रेट्स हैं, ना ये बहुत ज्यादा जो है वो कोई इनकी कोई मतलब ये जंगे, मतलब ये मुख्तलिफ ग्लोबल इनका व्यू है और उनके साथ और इनके फिक्स आइडियाज हैं। आप इनको बहुत जल्दी कायल नहीं कर सकते। इनकी अपनी पार्टियों में से इन्होंने फड्डे लिए हुए हैं, अपनी पार्टियों से फड्डा लेकर आई हैं ये तुलसी जो है, ये अपनी पार्टी से फड्डा लेकर आए हुए हैं ये सारे लोग। तो ये आप इनको कायल करेंगे लॉबिस्ट के थ्रू? किस दुनिया में रहते हैं? इनको दलाइल के थ्रू कायल करना होगा, इनसे बात करनी होगी, इनको एंगेज करना होगा आगे जाके प्रॉब्लम्स और चाइना के साथ, और फिर अरब मुल्क अपने उनके इश्यूज हैं बहुत सारे, रोज उनके लिए बरादर मुल्क है तो पहुंच जाएंगे तो नहीं भाई, ये आप हमें अपने मामला ठीक करने, हम हमारे अंदर मुकम्मल पोटेंशियल है कौम में, लोगों में मुकम्मल पब्लिक जो है अक्रॉस, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हमायती हो, चाहे पीटीआई के हो, पीपल्स पार्टी के हो, ए पॉलिटिकल हो, सारे मुल्क आप जरा एफआईए के लोगों से मिलें, आप पुलिस ऑफिसर्स से मिलें, अब इन प्राइवेट उनसे बात करें ना, मतलब ये वो सरकारी ड्यूटी से हटके सारे एक ही बात कर रहे होते हैं कि ये क्या बनेगा जी, हम क्या मायूसी फैली हुई है, कैसे आगे जाएंगे हम, एज अ मुल्क बात करें ना। ये एक सिस्टम कोलैप्स हो गई, डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो मैं रोज कहता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात, स्टेक होल्डर्स को इधर रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टेक होल्डर्स को भी पता है, ये बाकी सियासी जमातों के लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स वो मानते हैं इस बात को कि मुश्किल हो रहा है सिस्टम को खींचना, लेकिन ये है कि अब किस सूरत में ये सिस्टम जाएगा, कौन सा तिनका इनको सहारा देगा? तो तिनके तो बह रहे हैं, तिनके तो बह गए हैं, अब ये कैसे खड़ा रहेगा अरेंजमेंट, क्या आने वाले दिनों में देखते हैं। तो तूफानी झक्कड़ इसको खींच के ले जाएगा, धक्का देके ले जाएगा। और इसीलिए अब आप देखें कि आपको बेमानी सी गुफ्तगू आपको होती नजर आ रही है, बेमानी सी, मतलब ये ऐसे इश्यूज हैं जो है ही नहीं, नॉन इश्यूज हैं। एक बेंच में कौन सा मुकदमा सुनेगा, वो क्या सुनेंगे, वो क्या होगा, अदालतें बनेंगी 3-4-5, ये वो प्री ट्रम्प एरा जो है ना। इश्यूज अब क्या है, सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर दोबारा फाइनेंस, सोशल अनरेस्ट, खारजा पॉलिसी, यूथ, अंदर आपके मुल्क से पैसा बाहर कितना जा रहा है, इकोनॉमी जब तक ठीक नहीं होगी एलिट को नहीं पकड़ेंगे आप। तो ये आपके 5-7 इश्यूज है बड़े बेसिक से, इनको आप ठीक करें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, नून के बैठे, जिसने बैठना है बैठे, स्टेक होल्डर सारे बैठ के ये मामला कॉल करें। ये मुल्क से बाहर भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, ये जो सड़कों पे हो रहा है ये भी गलत है, मगर इसके अलावा क्या चाह रहा है? फिर आपने रिजॉल्व करने हैं ना, इश्यूज को मैनेज करना है, हमने थोड़ी बढ़ावा देना है उसको, यूं करो कि हम दोबारा निकलेंगे। तो सबको लेके चलना है आपने, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। अपने लोगों से लड़ रहे हैं आप, दुनिया से क्या खाक बात करेंगे आप जाके? उनके सामने तो मतलब है कि खड़े हो जाते हैं, तो क्या मैं बात करूं? तो मेरा ख्याल है कि ये हमें सियासी इंतशार जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और बाकी जो हमारे रियल इशू था, क्लाइमेट कितना बड़ा इशू बन के सामने आ गया, स्मॉग की सूरत, और बाकी आपकी फसलें, बारिशें कब होंगी, ये तो दुनिया कहीं और जा रही है सारी, और जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी अदराक है, और ये सिस्टम चूंकि ये उस दौर का बनाया हुआ सिस्टम है जब लॉबिंग फर्म्स के थ्रू हुकूमतें पाकिस्तान में बनती थी, ये भी उसी दौर का बना हुआ सिस्टम, इस ध्यान में रखें। लॉबिंग बाहर किसका राब्ता है, कौन जनाब वहाँ पे पैसा लगाएगा, तो अच्छा खासा पैसा लगाया कैमला हैरिस पे, वो डूब गया सारा। तो मेरा ये ख्याल है कि वो भी पब्लिक का ही पैसा था, आने वाले दिनों में उसकी तफसीलात सामने आएंगी तो दुख होगा। तो लेकिन बहरहाल ये सिस्टम जो है कोलैप्स है, और इंशाअल्लाह जल्द मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये इंतशार वगैरह सारा ख़त्म होगा, और हम लोग खुद इसमें से अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को, अपनी ख़वातीन को, अपने ताजरों को, वो खिलाफ सबको लेके इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। कोलैप्स सिस्टम है, तिनके भी बह गए हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।